हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पलक स्टडी रूम। और आज के इस हमारे 7वें लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की क्लास को आगे लेके जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने सेंट्रल हाईलैंड में बुंदेलखंड प्लेटू और साथ ही साथ हमने रीवा पन्ना के पठार के बारे में चर्चा कर ली है। So in today's lecture we are going to cover मालवा प्लेटू, उसके साथ ही हम नर्मदा सोन वैली के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इसके पहले हमने जो PYQs थे वो टॉपिक के साथ कवर नहीं किए हैं, लेकिन फॉर नाउ हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसके जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के जो टॉपिक होंगे उनको हम साथ में ही देखते चलेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत रहे पढ़ते समय टॉपिक के कि कैसे प्रश्न जो है वो पिछले परीक्षाओं में आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। So let's begin the class. यह है सिलेबस और इसमें हम मुख्य परीक्षा के अंतर्गत मध्य भारत के पठार और बुंदेलखंड के पठार को देख चुके हैं। रीवा पन्ना का जो पठार है वो मुख्य परीक्षा में पूछा नहीं गया है, वो केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ही है। तो उसके लिए मेंस से क्वेश्चन जो है आने के चांसेस नहीं है कि उसकी विशेषताएं बताइए, क्योंकि इसमें उतनी खास विशेषताएं है भी नहीं कि उससे एक 60 वर्ड्स का क्वेश्चन बन सकता है, बट इसमें पूछा नहीं गया तो हम उसको मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे। केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही वह महत्वपूर्ण होगा। और आज हम जो है वो मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी पे चर्चा करेंगे। हाँ, तो दिस इज द न्यू। हम यहाँ पे मालवा और नर्मदा सोन वैली से आए हुए जो PYQs हैं उनको देखेंगे, और ये जो है आपको टॉपिक को कहाँ कैसे कितना पढ़ना है इसके लिए गाइड करेगा। तो इसमें के अंतर्गत हम 2020 से लेके 26 तक के PYQ को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न आया है वो MPPSC प्रीलिम्स के 2021 में आया है, जिसमें से है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इन पर विचार करेंगे। तो जो पहला कथन है वो है कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन established in the Malwa Plateau of मध्य प्रदेश। और मालवा के पठार में काली मृदा आवृत है, जिसमें से दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो सूती वस्त्र की मिलें हैं, पहली जो सूती वस्त्र की जो पहली मिल थी वो ताप्ती मिल बुरहानपुर में लगाई गई थी, लेकिन जो मैक्सिमम जो मिल हैं कॉटन मिल्स जो हैं उनका जो संकेंद्रण है वो मालवा के पठार में ही मिल जाएगा। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि मालवा काली पठार से आवृत है, तो हमें पता है कि जो प्लेटो है
बेसाल्ट चट्टानों से बना है, जिनके डेनुडेशन के बाद या इनके अनाच्छादन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। तो ये जो हमारा प्रश्न है, इसमें सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। उसके बाद 22 में एक प्रश्न है कि किस क्षेत्र में काली मृदा नहीं पाई जाती है। अब जस्ट बिकॉज कि इसमें मालवा पूछा गया है, इसलिए हम इसको देखेंगे कि मालवा का पठार, सतपुड़ा श्रेणी और नर्मदा घाटी अल्बिनो के सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत आते हैं और इन सब में ही काली मृदा पाई जाती है। नर्मदा घाटी में जहां पर गहरी काली मृदा पाई जाएगी, सतपुड़ा में छिछली काली मृदा पाई जाएगी और मालवा में जो है वो सामान्य या साधारण ब्लैक सॉइल जो हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो बघेलखंड है, क्योंकि यहाँ पे लाल पीली मृदा जो है वो मिलेगी आपको। इसके बाद एक प्रश्न और है 22 के प्रीलिम्स में आया हुआ कि मध्य प्रदेश की मिट्टी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। इसे आप मृदा वाले सिलेबस से जुड़ा मान सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्पेसिफिक भौतिक विभागों से प्रश्न है तो हम इसको यहाँ पर भी कंसीडर करेंगे। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, as we know that is the right one। लाल पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, ठीक है। मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। तो अगर ये है एमपी, ठीक है, तो ये आएगा उत्तर पश्चिमी। और हमें पता है कि जो ये वाला रीजन है चंबल नदी बेसिन के अंतर्गत, यहाँ पे हमें एल्युवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा या जिसे कछारी मिट्टी कहते हैं वो देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये है बघेलखंड, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लगा ये जो एरिया है यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि हमारा मेजर जो है वो धान उत्पादक क्षेत्र है। और ये वाला जो एरिया है ये मालवा का रीजन आ जाएगा, और यहाँ पे अजबिनो कि यहाँ पे जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 4 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट वन। लाल पीली मृदा में उर्वरता अधिक होती नहीं। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो है वो जलोढ़ मृदा जो है कछारी मिट्टी, वो उसमें सबसे अधिक उर्वरता पाई जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा में। तो एमपीपीएससी में 2022 में एक प्रश्न आया है कि मालवा के पठार की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ मालवा प्लेटू, उसको डिस्क्राइब करना है। बिकॉज ऑफ देखो 2024 से पहले ये 11 अंकों के प्रश्न ही आते थे एंड 200 वर्ड्स। 24 में सिलेबस चेंज होने के बाद ये 10 अंकों का हो गया है। तो ये है, और एक अगला प्रश्न जो है वो अगेन 2024 में मालवा के पठार से है कि संक्षिप्त परिचय दीजिए 60 वर्ड्स। 7 मार्कर का एक प्रश्न है। इसके अलावा 20 से लेकर 26 तक में इतने ही प्रश्न बने हैं स्पेसिफिक टॉपिक से। और कल हमने 2026 में आए 2 प्रश्नों को डिस्कस किया था, तो वो इससे रिलेटेड नहीं है। और नर्मदा सोन घाटी से कोई भी प्रश्न सीधे तौर से नहीं पूछा गया है इससे जुड़ा। तो सबसे एक चीज, तो एक तो हमको ये समझ में आएगा कि मालवा प्लेटू जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन है हमारा, क्योंकि ऑलमोस्ट 21 में, ठीक है,
इसी के पर्सपेक्टिव से और इसमें तो हालांकि कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, बट मेंस में आप देखोगे तो दोनों ही क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं वो मालवा के प्लेटू से ही आए हैं। सो फ्रॉम नाउ हम इसी तरीके से टॉपिक वाइज जितना भी मध्य प्रदेश के भूगोल को कवर करेंगे, तो प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन को पहले देखेंगे और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। सो मालवा का पठार, मालवा प्लेटू, इसकी हम बात कर रहे हैं। मैप में आप मालवा रीजन को यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसमें से ये जो है इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण यहाँ से होगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे एक जगह मिलेगी जिसका नाम है नर्मदा सोन घाटी या नर्मदा सोन वैली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से ये वाला जो रीजन है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो दक्षिणी बाउंड्री है वो हो गया। अब इसकी पूर्वी जो बाउंड्री है, तो आपको पता है कि ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ से ऑलमोस्ट ये आ जाएगा बुंदेलखंड का और फिर ये आ जाएगा रीवा पन्ना का एरिया। ठीक है, तो इसकी जो ईस्टर्न या इसकी जो पूर्वी सीमा है वो रीवा पन्ना और साथ ही साथ बुंदेलखंड का पठार, तो ये दोनों मिलकर इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री बनाएंगे। जो बुंदेलखंड है वो कहाँ आएगा, तो ये आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, और ये जो आ जाएगा वो स्पेसिफिक ईस्ट में आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। ये आ जाएगा कहाँ, तो ये आ जाएगा ईस्टर्न साइड में। ठीक है, इधर ये क्या है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो डिवीजन वो है मध्य भारत का पठार। ठीक है, और ये जो है वो नॉर्थ बाउंड्री बनेगी, ये आ जाएगी यहाँ पे। ये है हमारा वेस्टर्न बाउंड्री और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है अरावली। अरावली रेंज जो है वो इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करेगी। तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो होगी यहाँ पे। इसके बारे में और कुछ देखते हैं, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है भौतिक विभाग है, मुख्यतः मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। तो आप मैप में देख सकते हैं कि हाँ, ये यहाँ से लेकर ये, तो ये वेस्टर्न एरिया हो गया और ये जाकर आधे मध्य प्रदेश को जो है कवर करेगा। इसके एक्सटेंशन को देखते हैं, तो ये जो है 22°07, 25°08, वहीं 7307 से लेकर 79.04 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के मध्य स्थित है। अगेन इसको स्पेसिफिक याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही मेंस के लिए और ना ही प्री के लिए। इसका जो एलिवेशन है या इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 500 से लेकर 800 मीटर है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है मालवा प्लेटू के पर्सपेक्टिव से, ये आपको याद होना चाहिए कि इसका जो स्पेसिफिक एक फिगर अगर हम देखें तो 800 मीटर। इसका जो एवरेज ऑन एन एवरेज जो इसकी हाइट है, एवरेज हाइट वो 500 मीटर है। विस्तार तो मध्य प्रदेश का जो
पश्चिमी मध्य प्रदेश है, हमने मैप में देखा है कहाँ पे, उज्जैन संभाग। ओके, तो आपको पता है कि ये जो रीजन है, ये एक सेकेंड, इसको हम रफ करें। ठीक है, तो यहाँ से जो ये स्टार्ट होगा, ये वाला, ये ऑलमोस्ट जो एरिया है, ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके अलावा इंदौर संभाग के भी जो है 4, अगर आप निमाड़ के जिले छोड़ दें तो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर ये भोपाल संभाग के जिले हैं, यहाँ से देख लेते हैं ये वाला रीजन। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अशोकनगर का रीजन आ जाएगा। ये अशोकनगर का रीजन यहाँ से ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे गुना है तो इसका भी थोड़ा सा एरिया इसमें आ जाएगा। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि अशोकनगर, गुना, सागर के कुछ हिस्से, भोपाल संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन, ये इसके अंतर्गत आएंगे। तो आपको इसका जो एरिया या इसका जो विस्तार है, इसको लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको ये ऑलमोस्ट पता होंगे। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी सिगार है, 831 मीटर ऊंची है ये। 88,222 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि 28.62% है। और ये जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक भौतिक विभाग है। तो एक तो आपको ये एरिया आपको याद होना चाहिए, और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इसकी औसत ऊंचाई, ये बाकी आप मैप के माध्यम से इसके जो जो विस्तार देखा कि कहाँ पे ये फैला हुआ है, और इसके जो बाउंड्रीज हैं, वो आपको मैप से ही पता होनी चाहिए। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, मालवा के पठार पे आगे बढ़ेंगे, और इसका जो सामान्य ढाल है वह उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर है। ढालों पर इसके जो है वो स्फेरॉइड वीथरिंग पाए जाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर चट्टानों की बात करें तो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं, ज्वालामुखी निर्मित पठार है ये मालवा का जो पठार है। जस्ट बिकॉज क्योंकि जो दक्कन या जो प्रायद्वीपीय पठार की हमने चर्चा की थी, तो प्रायद्वीपीय पठार भी ज्वालामुखी निर्मित पठार है, और उसी का रीजन होने के कारण उसी का एक पार्ट है, इसीलिए ये भी क्या है, तो ये भी हमें ज्वालामुखी पठार ही मिल जाएगा देखने को। बेसाल्ट चट्टाने हैं, क्योंकि जब वहां पे फिशर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, इंडियन प्लेट जब हॉटस्पॉट से जा रही थी, तो बेसाल्टिक लावा ही निकला था। क्योंकि जब भी फिशर वॉल्केनिक इरप्शन होगा या दरारी ज्वालामुखी होता है, यानी बहुत फोर्स के साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे लावा बाहर आएगा, तो बेसाल्टिक लावा ही होता है। तो वेजिटेशन में देखेंगे, वेजिटेशन में यहाँ पे तेंदुपत्ता और साल के जो वृक्ष हैं, इसके पूर्वी क्षेत्र पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जबकि सागौन यहाँ पे एटमोस्ट नहीं होते हैं। सागौन के लिए जो वर्षा की मात्रा है वो बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो यहाँ पे सागौन नहीं होगा। वनस्पतियां यहाँ पे यूजुअली कम है, क्योंकि ये जो एरिया है आपको देखने को मिलेगा, ये सबसे कम वन वाला हमारा प्राकृतिक डिवीजन है,
तो यहाँ पे वन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो ज्यादा हुआ है। सॉइल की बात करते हैं तो जो मृदा है बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से या इसके डिनुडेशन के कारण इसका जो अनक्षालन होगा तो इससे जो है ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है उसमें जो जल ग्रहण करने की क्षमता होती है यानी कि वाटर ऑब्जर्विंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। साथ ही साथ कपासी मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है, हम सबको इतना बेसिक सा पता होगा। तो यहाँ पे काली मृदा देखने को मिल जाएगी। मेजर क्रॉप्स की बात करें तो गेहूं, कपास, सोयाबीन, अफीम और गन्ना। मालवा को गेहूं की डलिया कहा जाता है, ग्रैनी ऑफ व्हीट। हमें पता है कि अफीम जो है वो मंदसौर और नीमच में होती है। नीमच में अल्कलाइड फैक्ट्री भी लगाई गई है। साथ ही साथ खंडवा में हम देखते हैं कि आपको यहाँ पे गांजा भी देखने को मिल जाएगा। कपास भी इसी साइड होती है, क्योंकि मालवा के रीजन में ही जो सूती वस्त्र की मिले हैं यानी जो कॉटन टेक्सटाइल है, यहाँ पे जो है इनका जो है सेंट्रलाइजेशन हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं ओपियम है ये, दैट इज सोयाबीन, कपास, व्हीट एंड शुगर केन। मिनरल्स की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो खनिज संपन्न क्षेत्र ये नहीं है। रॉक फॉस्फेट जो कि झाबुआ वाले क्षेत्र में भी होता है, एस्बेस्टोस होता है और चूना पत्थर। बट इसकी जो हम काउंटिंग करते हैं वो मिनरल के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे बहुत ही मिनिमम जो है वो खनिज पाए जाते हैं। जलवायु और वर्षा की बात करेंगे तो समशीतोष्ण जलवायु, टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ पे है। और यहाँ पे एक पॉइंट जो नहीं है, एक सेकेंड, तो चीनी यात्री है फाहियान। और तो फाहियान ने इसे क्या कहा है, इसे सर्वोत्तम क्लाइमेट ऑफ तो दुनिया की सबसे अच्छी जलवायु के रूप में इसने जो अपनी पुस्तक है फूको की, उसमें ये बताया है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये फाहियान मध्य देश की यात्रा पे आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर। इसके बाद हम बात करेंगे मेजर रिवर के बारे में। यहाँ की प्रमुख नदियां कौन सी है, तो चंबल, ये जानापाव पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है। शिप्रा, काकरीबोड़ी इंदौर, सिवना ये मंदसौर, पार्वती और कालीसिंध। देवास के बागली से निकलती है कालीसिंध और आष्टा सिहोर से निकलती है पार्वती। ये जो नदियां हैं ये चंबल की ही सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अगर ये है एमपी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा मालवा का रीजन। और यहाँ से जो है वो नदियां निकलती हैं यहाँ पे, और फिर इसी की सहायक नदी आपको मिल जाएगी यहीं पे, थोड़ा सा ऊपर हो गया है बट एक सेकेंड।
यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी चंबल, और इसी की पे सहायक नदियां हमें मिल जाएगी देखने को, शिप्रा मिल जाएगी, वहीं सीहोर राष्ट्र से एक नदी निकलेगी, और देवास यहाँ कहीं से आपको एक नदी देखने को मिल जाएगी। और ये जो सारी नदियां हैं अजमीनो की, ये जो है वो यमुना नदी में जाके यमुना रिवर में मिल जाएगी। तो इसका जो ढाल है, चंबल जिस ढाल का अनुसरण करती है उसी ढाल के हिसाब से सारी नदियां जो है वो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। प्रीवियस लेक्चर में मुझे लगा थोड़ा ज्यादा टाइम हमने लिया है, तो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट लेके चल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ज्यादा फास्ट हो रहा है या ज्यादा डिले कर रहे हैं हम, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उस हिसाब से हम उसको फिर आगे पीछे कर लेंगे। अभी तक हमने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में इस डिवीजन से डायरेक्ट प्रश्न नहीं देखे हैं, मुख्य परीक्षा में नहीं आया हुआ है। और जस्ट बिकॉज कि ये दोनों नदियां हैं, तो नदियों से क्वेश्चन जो बना है प्रीलिम्स में वो नदी वाले सेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो 22 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, 22 डिग्री 30 से 23 डिग्री 45। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये हो जाएगा और भी। ठीक है, ये इसका क्या है, तो ये इसका जो है लैटिट्यूड है। ठीक है, और जबकि इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये हमें ज्यादा वेरिएशन में मिल जाएगा, जबकि इसका जो लैटिट्यूड है वो कम है और इसका जो लॉन्गिट्यूड होगा वो ज्यादा होगा। तो देख लेते हैं, अब देखते हैं। ये 74 से लेकर के 81 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर तक अवस्थित है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा ये दूर है, अदरवाइज इसको टच कर जाएगा। यहीं से फिर देखते हैं क्या सोन घाटी उधर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ऊंचाई याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक ऑन एन एवरेज इसका लिख सकते हैं। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये जो है वो नर्मदा सोन वैली मध्य प्रदेश का सबसे निचला जो है वो स्थान है। एक क्वेश्चन यहाँ से पीवाईक्यू में आ चुका है पहले भी, ऐसा नोट हो, तो एक पीवाईक्यू आया है कि इसकी जो एमएसएल है, यानी समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 300 एमएसएल इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई है। और बहुत पहले क्वेश्चन आया था, 2020 के बाद का क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज इसमें ऐड होता। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि इसमें है नहीं। 86,000 स्क्वायर किलोमीटर, 29.9%। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मालवा के पठार, क्योंकि उसका कितना था 88,222 था उसका, और 28.62%। तो थोड़ा सा ही अंतर दोनों में आएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, भौगोलिक इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो यहाँ पे एक मुकार्ता गार्ज है, यानी 120 किलोमीटर का है अरावली के पास, और नर्मदा का जो उत्तरी बेसिन है वो मंडला डिंडोरी में स्थित है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है। ठीक है, कि उसका उत्तरी बेसिन कहाँ पे है, तो मंडला डिंडोरी के पास। ये जो आप रीजन देख रहे हैं यहाँ पे, ये ये वाला रीजन है मंडला डिंडोरी का, और यहाँ पर इसका जो है उत्तरी बेसिन अवस्थित है। एरिया आप अगर इस मैप में देख पाएंगे तो उतना, ये अलीराजपुर वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से। ओके, तो मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, खरगोन का कुछ भाग,
देवास, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर। तो इसका जो थोड़ा सा एरिया है यहाँ पे आपको, यहाँ पे देवास नहीं होगा, देवास इस तरफ उज्जैन के पास आ जाता है, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको कट कर दे रही हूँ। तो इसमें हमने पहले आपको थोड़ा सा मैप में इसको रिमूव कर देते हैं और आपको लेके चलते हैं वहां पे, इसकी बाउंड्रीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बाउंड्रीज की बात करेंगे, तो ये जो पहला रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, ये ये क्या है, तो ये है हमारा सबसे दक्षिण में स्थित प्राकृतिक प्रदेश, जो कि है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है, इसलिए नहीं कि लिखा है या आपको याद करना है, इसलिए कि आपको पता है कि इसके नीचे क्या है, इसीलिए मैप इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम सारी चीजों को कोशिश करके मैप में ही लोकेट करते हैं, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि आपको रटना पड़े। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड आई विल से दिस मल्टीपल टाइम्स कि आपको चीजें, कुछ ही चीजें, जैसे मैं आपको कहूँ कि इसका जो आपको एरिया याद करना है, ठीक है, वो आपको याद करना है, लेकिन बाकी यहाँ पे कौन सी नदियां हैं, मिट्टी क्या है, वो मैंने पहले ही आपको बताया कि जैसे कि यहाँ से हॉटस्पॉट से ये प्लेट जा रही थी, वॉल्केनिक इरेप्शन हुआ, तो अगर सवाल आ जाए कि क्या मालवा का पठार एक ज्वालामुखी पठार है, ओके, तो हमारा आज के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या मालवा का पठार एक ज्वालामुखी पठार है, और हाँ तो क्यों। आप इसको एक्सप्लेन जितना कर सकते हैं उस हिसाब से आप इसको लिख के बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जो इसका ये क्या है, तो ये वाला जो रीजन है वो आ जाएगा क्या, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पे मालवा प्लेटू है, और ये क्या है, तो ये इसका नॉर्थ रीजन आ जाएगा, ये इसका ईस्ट है। ठीक है, 81.5 डिग्री के आसपास ईस्ट लॉन्गिट्यूड यहाँ पे है, सॉरी 81.5 80 डिग्री के पास, 80 या 81 के अराउंड समथिंग। अगेन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, आई वाज जस्ट सेइंग इट। तो यहाँ पे क्या है, मैप में आप देख के बताए, तो ये रीजन जो आपको दिख रहा है, ये रीजन आपका आ जाएगा बघेलखंड वाला पठार। ठीक है, ये है, तो ये क्या है, ये है बघेलखंड, क्या है, तो हमारा जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो बघेलखंड है, और ये जो है ये इसका वेस्टर्न है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी अरावली, या इसे हम गुजरात भी कह सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इसके बाद जो नर्मदा नदी है वो गुजरात में चली जाती है, और हमें अगर पता है कि नर्मदा को मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन के साथ ही गुजरात की भी लाइफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा इसकी बाउंड्रीज। आई होप आपको इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम सारी चीजों को मैप में ही लोकेट करके चलेंगे और आपको बार बार एक ही चीज को मैप में दिखाएंगे। ठीक है,
नर्मदा सोन वैली। ठीक है, तो वेजिटेशन और क्लाइमेट से पहले हम आपको लेके चलेंगे वर्षा पे, क्योंकि ये इसके से ही डिसाइड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्षा कैसी है यहाँ पे। तो 75 से 140। ठीक है, ये जो हमारा रीजन है, तो ये ठीक है, जो ये हम देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे ठीक है, अप्रोक्स यहाँ पे है। इसमें जो वेरिएशन देखेंगे तो आपको दिखा दी कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इसका जो ये वाला एरिया है लास्ट का, ये कहाँ है, तो ये पश्चिमी, ये जो है वो वेस्टर्न एमपी का हिस्सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्टर्न एमपी का हिस्सा है ये। तो हमने देखा था कि जो पश्चिम में है वर्षा कितनी होती है, तो कम वर्षा होती है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्षा है ये 70-75 के अराउंड होगी। और ये जो इसका जो ईस्टर्न एरिया है, यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे बघेलखंड का प्लेटू आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो बालाघाट की जगह है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है ये। ठीक है, और ये रीजन भी हमारा है जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो है 120 सेंटीमीटर के अराउंड वर्षा होती है। इसीलिए वर्षा के मामले में वेरिएशन इसका है, क्योंकि इसका जो है वो देशांतरी विस्तार जो है यहाँ से यहाँ तक ज्यादा है। इसीलिए इसमें जो वर्षा है उसमें जो वेरिएशन या उसमें जो है वो आपको ज्यादा जो है वो विस्तार देखने को मिलेगा, या बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल जाता है इसके कारण। ठीक है, अच्छा, ये 140 सेंटीमीटर के अराउंड है। वर्षा वाले चैप्टर को जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि एक एक जगह बारिश जो वर्षा है कम अधिक क्यों होती है, कैसे होती है। ठीक है, सारी चीजें मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखी हुई है, ताकि आप जब नोट्स भी पढ़ो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। बट स्टिल आई प्रेफर कि आप एक बार अगर क्लास देखोगे तो आई मेक श्योर कि आपको सारी चीजें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप बहुत अच्छे से उसको जो है वो कर पाओगे। ठीक है, अब वर्षा हमने देख ली, तो अब यहाँ की जलवायु देखेंगे। मानसूनी जलवायु है यहाँ पे। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, और शीत ऋतु सामान्य, यानी जहाँ पर गर्मी है वो सीवियर आपको जो है वो गर्मी देखने को मिलेगी, जबकि जो सर्दी होती है, जो ठंड है, वो सामान्य मॉडरेट लेवल में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको पता है तो ये जो साल है वो पर्णपाती वनों के अंतर्गत आता है, यानी जहाँ पे वर्षा 100 से 100 या 75 से 100 के बीच में कह सकते हैं, वहां पे ये पाया जाता है। जबकि जो सागौन है वो अर्ध पर्णपाती के अंतर्गत आता है, और इसमें जो है वर्षा अधिक मात्रा में जहाँ पे होती है वहां पे क्योंकि ये पौधे हैं जो कि गर्मियों में भी केवल आधी पत्तियां ही गिराते हैं। तो जो इसका पश्चिमी एरिया आपको मिल जाएगा, अगर ये है नर्मदा सोन घाटी, तो इस वाले एरिया में आपको जो है वो सागौन मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है वो आपको साल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जिधर जैसे यहाँ पे वर्षा अधिक होगी तो यहाँ पे हमको सागौन मिल जाएगा पूर्वी मध्य प्रदेश में, और इस साइड जहाँ पे वर्षा कम होगी, वर्षा है लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ पे कम है, तो इस रीजन में आपको जो है वो साल वृक्ष दिखने को मिल जाएगा, या साल के वन यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे आपको सागौन के वन ज्यादा मिलेंगे। वनों वाले चैप्टर में भी हम बहुत अच्छे से इन सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है, चट्टानों की बात करेंगे तो पश्चिम में दक्कन ट्रैप, पूरब में विंध्य ट्रैप और गोंडवाना समूह की चट्टानें भी इसमें पाई जाती हैं।
वही रीजन है, इसका जो देशांतरी विस्तार है वो ज्यादा है। तो जो ये मालवा से लगा हुआ यहाँ का रीजन आपको मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे आपको मिल जाएगी दक्कन ट्राइब की चट्टानें, यहाँ पे आपको विंध्य ट्राइब की चट्टानें मिल जाएंगी इस वाले रीजन में, और यहाँ पे आपको गोंडवाना चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सॉइल कैसी है, तो डीप ब्लैक सॉइल आपको यहाँ पे मिलेगी। गेहूं, जब हम कृषि प्रदेशों को पढ़ेंगे तो जो एग्रीकल्चर जोन देखेंगे उसमें आपको समझ आएगा कि इस किस रीजन में कौन सी फसल होती है। अरहर, नरसिंहपुर में अरहर की दाल जो है वो ओडीओपी रखा गया है, धान यहाँ पे होती है। किस रीजन में, तो ये जो इधर वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा पूर्व ईस्टर्न साइड का, वहां पे हो जाएगी। नरसिंहपुर का बोहानी जहाँ पे गन्ना अनुसंधान केंद्र है राज्य स्तरीय, यहाँ पे गन्ना भी नरसिंहपुर में 60% मध्य प्रदेश का गन्ना होता है। ठीक है, और इसी रीजन में आपको मिल जाएगा सीहोर, सॉरी, इसी रीजन में आपको जो है गेहूं का क्षेत्र भी मिल जाएगा, पर्याप्त मात्रा में गेहूं यहाँ पे होता है। खनिज की बात करते हैं तो चूना पत्थर, संगमरमर और लौह अयस्क यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नदियों की बात करते हैं तो नर्मदा, तवा एवं सोन। नदियां इस चैप्टर में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नर्मदा सोन घाटी है, तो नर्मदा की सहायक नदियां इसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखो, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में, ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर का बैकबोन इसको माना जाता है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये चैप्टर यहाँ पे गलत आ गया। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी एक भ्रंश घाटी है, आप सबको पता है ये। तो आज हम दो पठारों को ही इसमें करेंगे। मैं नहीं चाहती कि क्लासेस ज्यादा लंबी हो जाए और हम सही तरीके से कवर अप ना कर पाए। हम मालवा के पठार से जुड़े एक प्रश्न की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं कि क्या लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। चलिए, कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश जो 28.62 प्रतिशत का क्षेत्र में फैला है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी क्या लिखेंगे इसके बारे में, तो सबसे पहले इसका बताएंगे क्या है। तो जो पहला पॉइंट इसका बताएंगे विस्तार। ठीक है, तो कि किन जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर हम इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे जो है वो मृदा किस प्रकार की है। ठीक है,
तीसरे पॉइंट पर हम इसमें बताएंगे कि यहाँ पे जो है वो जलवायु जलवायु एवं वर्षा क्या है, ठीक है। मैक्स पॉइंट देने के लिए ना हम एक काम और कर सकते हैं कि शिट, मृदा के साथ साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, फसलें भी कर देंगे, ठीक है, ताकि क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो उसके साथ साथ यहाँ पे फसलें भी, यानी मेजर क्रॉप्स भी यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और ये लाइन हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर हम क्या देंगे इसके बारे में, तो विस्तार देखा मृदा फसलें, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है तो इसको रखेंगे, जलवायु हो गया। फिर यहाँ पर हम वन वनस्पति किस प्रकार की है, ये लाइन यहाँ पे रखेंगे। पांचवें पॉइंट में हम इसके नदियां देंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी नदियां यहाँ पे है। 6 पॉइंट पे हम इसको क्या दे सकते हैं, तो जो छठा पॉइंट है, मैं पर्सनली इसके में कोई स्पेसिफिक मेंशन ना करके मैं विशेष लिखूंगी, ताकि जो मुझे लगे कि नहीं ये चीज यहाँ पे रह गई है तो मैं उसको एक हेडिंग डाल के, अगर मुझे बताना है कि तो मैं यहाँ पे खनिज भी बता सकती हूँ, क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं होता है यहाँ पे ज्यादा। और इसके साथ हम इसमें जैसे कि फाहियान के बारे में हम इसमें बता सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश हम पहले ही इसको बता चुके हैं इसमें। तो पूरे इसमें जो है एक चीज जो मिशन इस क्वेश्चन में या इस आंसर में जो मिस नहीं होना चाहिए वो है, इसमें हम लिखेंगे कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में, आपको पश्चिम लिखते समय मीन्स में आप इस तरीके का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपको कंप्लीट पश्चिम ही लिखना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी आप मध्य प्रदेश को एग्जैक्ट कंप्लीट लिखें, वहां पे अब्रिविएशंस नहीं चलते हैं। तो पश्चिम में स्थित महत्वपूर्ण पठार, जिसे या जिसे नहीं, जो उद्योग एवं फसलों हेतु महत्वपूर्ण है। इस तरीके से जब हमको क्वेश्चन लिखना होगा 60 वर्ड्स का, 60 वर्ड्स में जब हमको लिखना होगा, तो 60 वर्ड्स में जब प्रश्न को लिखेंगे तो इतना ही लिख सकते हैं। इसमें हम इस वाले एरिया को और इसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। और अगर अब मैं आपसे कहूँ कि
जब भी आप मालवा का क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको क्या लगता है कि मोस्ट क्या है? तो दो चीजें। सबसे पहले फाहियान नहीं छूटना चाहिए। हम 2 मार्कर लिखेंगे, हम 2 मार्कर लिखे, 7 मार्कर लिखे या 10 मार्कर लिखे, ये फैक्ट हमको हर हाल में रखना ही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, फाहियान नहीं छूटना चाहिए। गेहूं की दलिया में पता होना चाहिए कि हमें इसको भी मेंशन करना है वहां पे, ठीक है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग, ठीक है। दीज 3 थिंग्स शुड बी मेंशन। आपको ये 3 चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो ये एंड देन ये, और थर्ड नंबर पे ये। स्पेस के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन 2 चीजें आपको हर हाल में मेंशन करनी पड़ेगी। इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ पे हम बनाएंगे एक मैप, ठीक है, और उसमें हम दिखा देंगे ये वाला रीजन जो कि क्या है, मालवा है, ठीक है। और इस तरीके से जो आपका एक प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को लिख के भी उसमें अटैच कर सकती थी उसका पीडीएफ, लेकिन आई चूज टू राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्लासेस हैं वो आपको लिखना कैसे है और याद क्या क्या रखना है, ये दोनों ही बताएंगी। और इसका जो बेस है वो सिर्फ इतना है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पलक स्टडी रूम। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगते हैं तो डू नॉट forget to mention give your feedback। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू। कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग।